आपने बहुत सारे सीरियल किलर के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक वैसी दरिंदा ही नहीं था बल्कि बहुत ही शातिर और जालिम सीरियल किलर था, जिसने अपने कारनामे से पूरे देश को हिला के रख दिया था। वो पहले अपने प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाता, उनके साथ संबंध बनाता और संबंध बनाने के बाद उनको मौत के घाट उतार देता। उसने ऐसा सिर्फ 2-4 लड़कियों के साथ नहीं किया बल्कि पूरे 20 लड़कियों के साथ में उसने यही कारनामा किया। पहले उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उनके साथ संबंध बनाता और फिर उनको मौत के घाट उतार देता। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि इतने खतरनाक सीरियल किलर को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? ऐसा किस शातिर अंदाज में वो कत्ल करता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से, कैसे वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और कैसे पुलिस को उसने अपना गुनाह कबूल किया और क्या कहानी बताई उसने। वीडियो के आप अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है कर्नाटक की। साल था 2003। दक्षिणी कर्नाटक के एक बस स्टैंड के टॉयलेट के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी और उस टॉयलेट के अंदर से दरवाजा बंद था। वहां पर महिलाओं की भीड़ लग चुकी थी और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये टॉयलेट का दरवाजा अंदर से क्यों बंद है। तभी वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस के पहुंचने के बाद जब उस टॉयलेट के दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है जो कि देखने में काफी सुंदर थी और एक अच्छी साड़ी पहन रखी थी, यानी कि कुछ दुल्हन जैसी लग रही थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी जेवर नहीं था, यानी गहने नहीं थे। अब पुलिस उस डेड बॉडी का पंचनामा भरती है और फाइल मेंटेन करती है और ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार ये आत्महत्या है या हत्या है। और पुलिस उस केस को देख ही रही थी और लगभग कुछ महीने ही बीते थे कि एक दूसरे बस स्टैंड के दूसरे टॉयलेट से फिर एक लड़की की लाश मिलती है और उस लाश की भी सेम वैसी ही पोजीशन होती है जैसे पिछले वाली लड़की की थी और इन दोनों के बीच में काफी सिमिलरिटी मिल रही थी। और पुलिस अब इस केस की भी तफ्तीश करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हत्थे अभी तक कुछ नहीं हाथ लग पाया था। न पुलिस अभी ये पता कर पाई थी कि आखिरकार ये आत्महत्या है या हत्या है। और पुलिस इन्हीं केसों में लगी हुई थी कि फिर एक दूसरे शहर के दूसरे टॉयलेट से भी एक लड़की मिलती है, यानी कि सिलसिला लाशों का मिलने का जारी बना रहता है। साल बीतता गया और लाशें मिलती गईं और इस तरीके से 2003 से 2009 आते आते लगभग अलग अलग शहरों से अब तक टॉयलेटों से 20 लाशें बरामद हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली के खाली ही थे। लेकिन अब पुलिस को ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी सेक्स रैकेट का हाथ है या फिर किसी गिरोह का हाथ है, क्योंकि ये आत्महत्याएं नहीं है। क्योंकि जितनी भी पुलिस को अब तक डेड बॉडी मिली थी उस सब केसों में एक जैसी ही सिमिलरिटी थी। लड़कियां बाथरूम से मिलती और उनकी लगभग अब तक जो 20 लड़कियां खत्म हुई थी उनकी उम्र भी 25 से 30 साल के आसपास होती थी और सभी लड़कियां टॉयलेट में ही मिलती थी। और एक खास बात और थी कि सभी लड़कियां एक अच्छे कपड़े पहने होती थी, एक अच्छी साड़ी पहने हुई होती थी और ये तैयार होती थी। ऐसा देखने में ऐसा महसूस होता था जैसे ये दुल्हन हो। पुलिस को इस बात से पूरा यकीन हो चुका था कि ये साधारण हत्याएं नहीं है बल्कि इनके पीछे जरूर कोई ना कोई गैंग का हाथ है, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। और ऐसा ही एक मामला, एक केस और होता है 16 जून 2009 को। मंगलौर क्षेत्र का एक गांव है बारीमार गांव और उसी बारीमार गांव से एक लड़की गायब हो जाती है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है और उस लड़की का नाम अनीता होता है और वो भी इसी तरह से रहस्यमय तरीके से
गायब हो जाती है। और गांव वालों का कहना होता है कि दरअसल इस पूरे मामले में एक दूसरा रूप ले लेता है, क्योंकि जो लड़की थी वो अनीता थी और उनके गांव वाले और परिवार वालों का कहना होता है कि एक दूसरे समुदाय का लड़का उसको भगाकर ले गया है। और इससे मामला काफी गर्म हो जाता है और गांव के लोग पुलिस स्टेशन का घेराव भी करने लगते हैं। और घेराव करने के बाद में दूसरे समुदाय के लड़के के लिए पुलिस से दबाव बनाया जाने लगता है कि इस अनीता नाम की लड़की को दूसरे समुदाय का वो लड़का उसको भगा कर ले गया है। अब पुलिस भी मौके की नजाकत देखते हुए मामले को शांत कराती है और लड़की के घर वालों और उनके साथियों से सबको आश्वासन देती है कि हमें बस 1 महीने का समय दीजिए और हम 1 महीने के अंदर अंदर लड़की को बरामद कर लेंगे। इस बात से वो लड़की वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको पूरी तरीके से आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर लड़की को बरामद कर लेंगे। और होता भी यही है कि पुलिस उस केस में और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अब पुलिस ने अब तक जितने लड़कियों के मर्डर हुए थे सारे केसों को जोड़ना शुरू करती है और पुलिस को जितने 19 कत्ल हुए थे लड़कियों के, उनके सब के तार एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर पुलिस जो लड़कियां खत्म हुई थी उनके घर वालों से भी पूछताछ जारी करती है और जो भी संदिग्ध चीजें मिलती हैं उनके बारे में भी पुलिस पूरी बारीकी से जांच में जुटती है। और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि एक गुमशुदा लड़की जिसकी डेड बॉडी मिल चुकी थी उसका फोन नंबर एक्टिव होता है। और जब उस फोन में पुलिस फोन लगाती है तो वो फोन पहली बार में नहीं उठता, लेकिन दूसरी बार में वो फोन उठ जाता है और वहां से एक धनुष नाम का लड़का उस फोन को रिसीव करता है। और जब पुलिस उससे बात करती है और पुलिस पूछती है कि तुम कहां से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, तो पहले बताने में आनाकानी करता है। लेकिन जब पुलिस दबाव बनाती है और पुलिस कहती है कि ये बहुत संजीदा मामला है और अगर तुम नहीं भी बताओगे तब भी हम तुम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हारा हाल बुरा होगा। तभी वो धनुष नाम का लड़का कहता है कि दरअसल ये फोन मेरे चाचा मोहन कुमार ने दिया है। और जब उस लड़के से एड्रेस पूछा जाता है तो पता चलता है कि मैंगलोर क्षेत्र का ही एक गांव है दरला कट्टा, जिस गांव में वो लड़का रह रहा था और उसका चाचा भी उसी गांव का होता है। पुलिस आनन फानन में वो गांव पहुंच जाती है और उस धनुष नाम के लड़के को हिरासत में ले लेती है और उससे उसके चाचा के बारे में पूछताछ करती है। और कुछ घंटे मेहनत करने के बाद में पुलिस को मोहन कुमार हत्थे लग जाता है। और जब मोहन कुमार को पुलिस हिरासत में लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वो सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में और कौन है और तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं। तभी वो कहता है कि मेरे गैंग में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। तब वो कहते हैं कि तुमने अब तक लगभग 20 लड़कियों को कैसे मार दिया। तो वो कहता है कि दरअसल मैं उन लड़कियों को टारगेट करता था जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी या मिडिल क्लास से होती थी या फिर उनकी उम्र ज्यादातर 25 से 30 साल के बीच की होती थी और जिनकी शादियां नहीं हुई थी। मैं उन लड़कियों को अपने टारगेट में लेता और पहले उनसे प्रेम का जाल फैलाता और जब मुझे यकीन हो जाता कि ये लड़की पूरी तरीके से मेरे प्रेम जाल में फंस गई है तो फिर मैं उसको अपने साथ भागकर शादी करने के लिए राजी कर लेता और लड़की आसानी से राजी भी हो जाती। फिर मैं उससे कहता कि जब भी तुम घर से निकलना तो अपने घर से जो भी तुम्हारे पास जेवर हो वो जेवर लेके निकलना। और फिर जब वो मेरे पास आ जाती तो मैं किसी एक सस्ते लॉज पर ले जाता और वहां पर हम लोग रोका करते और जब रात का खाना खाते, खाना खाने के बाद में फिर मैं उन लड़कियों के साथ संबंध बनाता। लेकिन लड़कियां कई बार ऐसा होता कि लड़कियां संबंध बनाने से इनकार कर देती और कहती कि ये सब कुछ हम शादी के बाद करेंगे। लेकिन मैं भी उसको किसी न किसी तरीके से बहला या फुसला लिया करता और कहता कि सुबह ही तो हमारी शादी होना है, बस रात भर की तो बात है और कल हम शादी भी कर लेंगे मंदिर में जाकर। तो वो लड़की किसी न किसी तरीके से लड़की मान जाती और फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर सुबह जल्दी ही उठकर लड़की से कहता कि मेरा कुछ काम है और मैं उस काम को निपटा के आता हूँ, जब तक तुम तैयार होकर फला जगह मुझे मिलना,
बस स्टैंड के पास, फिर हम वहां से जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। और लड़की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती और फिर उनको किसी न किसी उसमें बहाने से वहां बुलाता, और खास तौर से बस स्टैंड में ही बुलाता, क्योंकि जो लास्ट लड़की थी अनीता जो गायब हुई थी, इसको भी कर्नाटक के एक हसन शहर में बुलाया और उसी के बस स्टैंड में बुलाया था। और जब लड़की बस स्टैंड में पहुंच जाती तो उनको अपनी जेब से एक टेबलेट निकालता और उस लड़की को कहता कि जो कुछ भी रात में हुआ कहीं ऐसा ना हो कि उससे बच्चा ठहर जाए, इसीलिए तुम टेबलेट खा लो। और लड़की अगर नहीं खाती तो किसी न किसी तरीके से उस लड़की को मना लेता और कहता कि जाकर तुम टॉयलेट में जाकर इस टेबलेट को खाना। और जब लड़की वो उनसे सवाल करती कि आखिरकार ये टेबलेट मैं यहीं खा लेती हूँ, मैं टॉयलेट में क्यों जाऊं, तो तभी वो मोहन कहता कि असल में इस टेबलेट को खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, इसलिए अगर तुम बाथरूम में या टॉयलेट में जाकर खाओगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लड़की जो भी जेवर पहने होती या गहने पहने होती, उनसे वो गहने उतरा लिया करता कि वहां टॉयलेट में इन गहनों का क्या काम है, तुम यहीं पर दे दो और मैं यहीं खड़ा हूं, तुम फ्रेश होकर वहां से आ जाओ। लड़की मान जाती और जैसे ही वो टॉयलेट में जाती और वहां पर उस टेबलेट को खाती तो कुछ ही सेकेंड में उनकी तबीयत बिगड़ती और कुछ ही सेकेंड में वो लड़की उसी टॉयलेट में तड़प तड़प के दम तोड़ देती, क्योंकि वो टेबलेट कुछ और नहीं बल्कि उसमें साइनाइड होता था। और वो साइनाइड जिससे ज्वेलर्स लोग अपने गहनों को साफ करते हैं, तो उस टाइप का वो साइनाइड होता था और टेबलेट में उसको लड़कियों को दे दिया करता था। और तब तक वहां खड़ा रहता था जब तक वहां पर भीड़ नहीं लग जाती या इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि लड़की खत्म हो चुकी है। फिर वहां से निकलता और सीधा अपने लॉज आता और लॉज में वहां पर जितने भी उसके सबूत होते वो सभी सबूतों को मिटा दिया करता था और इसके बाद फिर अगले शिकार में लग जाया करता था। और मोहन कुमार पेशे से टीचर था, एक प्राइमरी कन्नड़ स्कूल में वो पढ़ाता था। पहले से ही ये शादीशुदा था, क्योंकि इसकी पहले 3 पत्नियां थी और पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी ये लड़कियों को टारगेट करता, उनको प्रेम जाल में फंसाता और फिर लड़कियों को साइनाइड देकर मार दिया करता था। और इन 6 सालों के बीच में इसने लगभग 20 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पास एक डायरी मिलती है और उस डायरी में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इसके झांसे में नहीं आई थी, लेकिन 20 लड़कियां इसके झांसे में आ गई और इस दुनिया को वो छोड़कर चली गई। और जैसे ही इस साइनाइड किलर मोहन की खबर जब वायरल हुई तो पूरे देश में कोहराम मच गया था और पूरा देश इसके कारनामे से सन्न रह गया था। वहीं पर फिर इसको 2013 में कर्नाटक की कोर्ट इसको फांसी की सजा सुना देती है और अब तक ये जेल में है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।